नमस्कार साथियों। कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और उस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे साइंस के बारे में। साइंस आप लोग जानते हैं कि हर एक एग्ज़ाम में आने वाली होती है। चाहे आप किसी प्रकार की कोई भी आज के ज़माने में कंपटीशन एग्ज़ाम की कोई प्रिपरेशन करते हैं तो वो चीज़ आप लोगों को काम आने वाली है। इसलिए साइंस जो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें हम सोच सकते हैं कि उसको रोटिंग लर्निंग अगर उसकी की जाए तो रोटिंग लर्निंग उसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। उसको आप डायरेक्टली एकदम बेसिक और उसको रिलेट करके अगर उस चीज़ को देखते हैं ना तो इजीली वी कैन अंडरस्टैंड। इसलिए विज्ञान जो होती है वो एक प्रायोगिक आधार पर रहती है। आप उसको प्रैक्टिकली और उसको एकदम रिलेटिव करके अगर आप उसको देखोगे समझोगे तो उसको फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसी के लिए एक एग्ज़ाम देने के लिए मैं आज आप लोगों से बातचीत करने आया हूँ। और आज सबसे पहले हम मनुष्य जो होते हैं भोजन करते हैं और भोजन करके ही हम अपनी सारी एनर्जी प्राप्त करते हैं और उस एनर्जी के सहारे हम दिन भर में पूरे के पूरे काम करते हैं। और उस काम करने के पीछे जो हमारी एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी पदार्थ से प्राप्त करते हैं। और जो वो पदार्थ होता है वो हमें वो भोजन के रूप में लेना पड़ता है। अब भोजन के रूप में जो भी लेना पड़ता है वो चाहे उस कोई भी सब्जी हो सकती है, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स के अलावा कोई मिनरल्स वाली कोई चीज़ हो सकती है, विटामिन्स वाली कोई चीज़ हो सकती है, कोई कार्बोहाइड्रेट की हो सकती है, कोई प्रोटीन्स का कोई भी स्रोत हो सकता है। कोई भी सोर्स जो हमें एक बॉडी एनर्जी के लिए काम आए, जो कि हम किसी काम को करने में वो हमारी हेल्प करे और हमारे बॉडी के अंदर उस चीज़ का इम्पोर्टेंस रहे। तो वो सारी ऊर्जा हम भोजन से प्राप्त करते हैं। तो आइए आज हम भोजन से संबंधित ही सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं कि भोजन ग्रहण करते हैं उससे क्या फ़ायदा होता है, किस तरह डाइजेशन की पूरी प्रोसेस रहती है, पाचन किस प्रकार होता है और उसका एक्सक्रीशन उसका बाहर अर्थात निष्कर्षण हम किस प्रकार करते हैं। वो सारी प्रोसेस यानी इंजेशन, फिर डाइजेशन और फिर एक्सक्रीशन, तीनों चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं वायोलॉजी का ये पार्ट है जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम इसका अध्ययन करते हैं, मानव शारीरिकी में। और मानव शारीरिकी के अंतर्गत आप लोग अच्छी तरह से अवगत हैं कि सबसे पहले जो भी एक्टिविटी होती है वो हमारे बॉडी के थ्रू होती है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम स्वतः ही अपनी बॉडी से जो एक्चुअली रिलेटेड होते हैं वो उसी का अध्ययन करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि किसी भी फूड को लेने के लिए और उसको पाचन करने के लिए हमें काफ़ी एंजाइम्स की भी आवश्यकता होती है। आप लोगों को मैं एक चीज़ अवगत करा दूं कि हमारी बॉडी में 75,000 से ज़्यादा एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि हमारे फूड्स को, जो कि हमारे मिनरल्स को, जो कि हमारी एनर्जी को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि साइंस अर्थात जो बायोलॉजी का जो पार्ट हम आज स्टडी कर रहे हैं डाइजेशन के बारे में, हम इसको बिल्कुल भी रटेंगे नहीं। एकदम इसको फिजिकली हम इसको इंटर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम भोजन मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं और सबसे पहले भोजन कहाँ पहुँचता है? मुख के अंदर पहुँचता है। तो आप लोगों को सीधी सी बात बता दूं कि भोजन का जो पाचन होता है वो दो तरह से होता है हमारी बॉडी में। कि एक तो भौतिक पाचन होता है, एक रासायनिक पाचन होता है। भौतिक पाचन का मतलब है कि इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी एंजाइम्स की आवश्यकता नहीं होती है। विदाउट एंजाइम्स की आवश्यकता के आप अपने भोजन का पाचन कर सकते हैं। और आप जानते हैं एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम्स एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि उत्प्रेरक का काम करते हैं, जो कि हमारे जो एंजाइम्स जो सेक्रेशन होता है हमारे मुख से हो, चाहे तो सलाइवा ग्लैंड से हो, लार ग्रंथि से हो, या फिर हमारे स्टमक से हो, कहीं से भी हो, तो वो चीज़ क्या करती है कि एंजाइम्स को उत्प्रेरक करने का काम, अर्थात जब एंजाइम निकलेंगे, जब उनको स्टिमुलस करेंगे तो वो निकलेंगे, और निकलेंगे तो वो अपने काम करेंगे। तो एक्चुअली एंजाइम का जो कार्य होता है भोजन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। और एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करने का कार्य करते हैं।
तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे फिजिकल डाइजेशन की। तो दोस्तों फिजिकल जो डाइजेशन होता है वो हमारे मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। और आप लोग जानते हैं कि हमारे जो दांत हैं ना वो एक जैसे कभी नहीं होते। हमारे दांत कभी एक जैसे नहीं होते। आप लोगों ने देखे होंगे शुरुआत सामने वाले दांत कुछ ऐसे होते हैं, उसके साइड वाले थोड़े से नुकीले होते हैं, और उसके पास वाले थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, और उसके बाद वाले और भी अलग टाइप के होते हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी जो दांत होते हैं वो सारे के सारे दांत बिल्कुल एकदम अलग अलग पोजीशन के होते हैं, जिसको हम हेटेरोडोंट बोलते हैं, हेटेरोडोंट बोलते हैं, अर्थात विषम दंती बोलते हैं। और विषम दंती इसलिए बोलते हैं क्योंकि सभी का आकार और सबका आकार बिल्कुल सेफ एकदम भिन्न होता है, और प्रत्येक का कार्य भी अलग अलग होता है। आप लोग जानते हैं कि मनुष्य में जो भौतिक पाचन होता है सबसे पहले दांतों के माध्यम से शुरू हो जाता है। और दांतों के माध्यम से कहोगे सर दांतों से कैसे भौतिक पाचन होता है? भाई देखो, दांतों से अगर पाचन होगा तो वो दांत एक तरह से आपकी पाचन में, डाइजेशन में हेल्प करेंगे। क्यों हेल्प करेंगे? क्योंकि वो आपके भोजन को कुतरने का, चीड़ने का, फाड़ने का और पीसने का काम करते हैं। तो जैसे ही जब हम भोजन लेते हैं, जैसे ही भोजन को इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन होने के बाद भोजन को कुतरने पीसने का काम किया जाता है। वो सारा काम किससे होता है? वो दांतों के द्वारा होता है। तो क्या दांत उस समय और किसी एनर्जी को गेन कर रहे होते हैं क्या? नहीं। दांत सिर्फ अपने दांतों का यूज़ कर रहा होता है, अपनी पावर का यूज कर रहा होता है, और उस पावर के माध्यम से, उस एनर्जी के माध्यम से वो अपने भोजन को पीसने कुतरने का कार्य करता रहता है। देखो भाई, दांतों में भी दांतों का अलग अलग कार्य होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि 4 दांत होते हैं हमारे, इंसाइजर्स, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृंतक, रत्नक, चवर्णक और अग्र चवर्णक और चवर्णक। देखो, कृंतक यानी जो स्टार्टिंग वाले जो दांत होते हैं, 2 दांत होते हैं, उनका काम होता है भोजन को कुतरने का काम होता है। जो नेक्स्ट जो हमारे कैनाइन जो होते हैं, कैनाइन जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं रदनक। रदनक का मतलब होता है चीड़ना और फाड़ना, एकदम जो नुकीली टाइप के होते हैं उसको बोलते हैं कृंतक। रदनक बोलते हैं जिसको इंग्लिश में कैनाइन बोलते हैं। नेक्स्ट उसके साइड में होते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर का मतलब होता है अग्र चबाणक, बिल्कुल जो भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं। जस्ट यही काम जो होता है वो लास्ट में जो पाए जाते हैं मोलर्स, जो चवर्णक होते हैं, वो यही काम ये भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे दांत विदाउट किसी एंजाइम के यूज़ किए बिना ही भौतिक पाचन हमारे बॉडी में स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही पाचन हमारे दांतों के द्वारा प्रारंभ हुआ, उसके बाद वही भोजन हमारे जिह्वा पर पहुंचता है। और जिह्वा का प्रमुख कार्य क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि जीभ का एक प्रमुख कार्य होता है कि स्वाद लेना। भोजन कैसा है, भोजन में नमक है या नहीं है, खट्टा है, मीठा है, बेस्वाद है, बुझा हुआ तो नहीं है, खराब तो नहीं है, वो सारी चीज़ जो होती है वो जिह्वा के माध्यम से हम उसको महसूस कर पाते हैं, उसको फील कर पाते हैं। तो जीभ के अंदर भी देखो, जिह्वा के अंदर मैं अगर आपको बात बताऊं तो जीभ करती क्या है? जीभ में भी जीभ का काम होता है सिर्फ भोजन को मिलाना। उसमें कोई एंजाइम्स का यूज़ तो कर नहीं रहा है भोजन मिलाने में। आप लोग जानते हैं कि जब भोजन मिलाते हैं तो भोजन मिलाने में वो जीभ का कहाँ यूज़ कर रहा है? जीभ का तो कोई यूज़ ही नहीं है। जीभ का सिर्फ यूज इतना है कि वो सिर्फ भोजन को मिला रहा है। किसके साथ? सलाइवा के साथ में। उसके पास कोई भी एंजाइम्स नहीं उस टाइम पर। जिह्वा के पास प्रॉपर कोई एंजाइम नहीं होता, वो सिर्फ फूड को सलाइवा के साथ मिक्सचर करने का कार्य करता है। और जैसे ही भोजन मिक्सचर हो जाता है उसके बाद में आप लोग जानते हैं डायरेक्टली भोजन यहाँ से उतर जाता है। उतरने के बाद सीधा सीधा स्टर्नम्स के पास से होता हुआ डायरेक्ट स्टमक में पहुँच जाता है। और आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ, थोड़ा सा भी मुख्य अंदर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले दांतों के बारे में 2 चीज़ और रह गई थी कि मनुष्यों में जो दांत आते हैं वो 2 बार आते हैं, इसलिए मनुष्य को द्विबार दंती भी बोलते हैं। गर्त दंती भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि मनुष्यों के दांत जबड़ों में उपस्थित अस्थियों के जो गड्ढे होते हैं उसमें धसे रहते हैं, इसलिए उसको गर्त दंती भी बोला जाता है। सबसे पहली बात बताऊं तो जो दूध के दांत होते हैं वो अस्थायी होते हैं, अर्थात 6 से 8 वर्ष की आयु के बीच वो दांत ऑटोमेटिक उनका क्षरण होने लग जाता है। और लगभग में 6 to 8 आफ्टर ईयर्स के बाद में जो है दांत बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। और जो स्थायी दांत होते हैं जिनकी संख्या 32 होती है वो आना प्रारंभ हो जाता है। और जो वो दांत होते हैं उनका क्षरण होने के बाद में दूध के दांत परमानेंटली चले जाते हैं, इसलिए मनुष्य में 2 बार दांत आते हैं, द्विबार दंती बोलते हैं। मनुष्य विषम दंती होता है क्योंकि प्रत्येक दांत का आकार भी अलग अलग होता है, इसलिए इसको विषम दंती भी बोला जाता है। आप लोगों को बता दूं मैं यहाँ गुलिट और ग्लॉटिस
यहाँ पर एक छिद्र होता है। यहाँ जो छिद्र होता है ग्लूटिस एंड ग्लॉटिस जो होता है, एक ग्रास नली होती है, एक श्वास नली होती है। ग्रास नली के माध्यम से भोजन स्टमक में पहुंच जाता है, आमाशय में पहुंच जाता है। और गुलेट जो होता है ना, गुलेट, जैसे हम श्वास लेते हैं नसा छिद्र के माध्यम से, तो जैसे ही जब श्वास यहाँ आती है गुलेट पर, तो गुलेट के ऊपर एक कप इस संरचना होती है पत्ते नुमा। वो संरचना करती क्या है कि जैसे मान लो हम कोई पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, उस स्थिति में जिस मार्ग से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लंग्स में जाती है, उस टाइम पर वो गुलेट के ऊपर एक ढक्कन लग जाता है जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। वो एपिग्लोटिस करता क्या है कि जब हम भोजन या पानी जो भी कुछ भी लेते हैं, तो वो उसका जो कण होता है, उसका कोई पार्टिकल्स जो होता है, वो हमारे उस लंग्स की जो नली होती है उसमें ना चला जाए, इसलिए उसको रक्षा कवच के रूप में एपिग्लोटिस उसमें काम करता है। और जो भोजन होता है वो जो कि ग्रास नली के द्वारा चला जाता है, और ग्रास नली के माध्यम से जाकर के वो स्टमक में पहुंच जाता है। और आप लोग जानते हैं कि स्टमक में भी कई जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो पाचन आप लोग जानते हैं कि मुख कैविटी से प्रारंभ हो जाता है, मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि मुख के अंदर कई सारी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और जो लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उसमें कई सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे माइलेज हुआ, लाइपेज हुआ, लाइसोजाइम हुआ। ये जितने भी एंजाइम्स हैं, इनका प्रत्येक एंजाइम्स का भी अलग अलग कार्य रहता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो एमाइलेज अर्थात जो लाइपेज एंजाइम होता है, वो स्टार्च अर्थात कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में हेल्प करता है, उसको तोड़ने में काम करता है, उसको माइल्टोज में चेंज कर देता है। जबकि जो लाइसोजाइम जो एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है क्या है, देखो हम बहुत सारा भोजन करते हैं यार, भोजन में आप जानते हैं बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया करते क्या है कि हमारे फूड को एकदम पॉइजनस और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे बॉडी को हेल्पफुल रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि बॉडी के लिए डेंजरियस रहते हैं। लेकिन जो लाइसोजाइम एंजाइम्स होता है, जो कि सलाइवा ग्लैंड के थ्रू लार ग्रंथि के माध्यम से जो स्रावित होता है, उसका मुख्य कार्य ये होता है कि वो उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो उस बैक्टीरिया के ऊपर जो सेल वॉल होती है उसको क्षतग्रस्त कर देता है, जिसके माध्यम से हम प्रॉपर तरीका से हमारा भोजन एकदम प्योर हो जाता है। कहीं ना कहीं जो इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, जो इम्प्योरिटीज़ जो बैक्टीरिया होते हैं, अनावश्यक जो बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है लाइसोजाइम एंजाइम। इसलिए लाइसोजाइम एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के डाइजेशन के लिए। उसके बाद में भोजन स्टमक में पहुंच जाता है। जठर ग्रंथियों से कई जठर रस निकलते हैं, जिससे एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। आप लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और उस स्ट्रॉन्ग एसिड का प्रमुख कार्य होता है फूड का प्रॉपर डाइजेशन करना। जैसे ही HCl भोजन के साथ मिश्र होता है, वो अपना कार्य तेजी से करने प्रारंभ हो जाता है। भोजन के जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देता है, अर्थात जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, जो भी मिनरल्स होते हैं, उन सारे मिनरल्स को बिल्कुल तोड़ तोड़ करके एकदम उनके सरल रूप में चेंज कर देता है, उनको सिंपल पोजीशन में चेंज कर देता है। तो फाइनली हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले थे, क्योंकि पाचन एक आसान प्रक्रिया नहीं है, पाचन कई सारी प्रोसेस से होकर गुजरती है, तब जाके हम अपने फूड्स को, हम अपने इन सोर्सेस को हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। उसके बाद में स्टमक में सारी प्रोसेस हो जाने के बाद भोजन ग्रहणी के माध्यम से स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है, और वहाँ पर आप लोग जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्रहणी की दीवार में एक साइड में लिवर रहता है और एक साइड में पेंक्रियास ग्लैंड रहती है। लिवर का काम आप लोग जानते हैं कि लिवर जो होता है वो पित्ताशय, पित्तरस का स्रावण करता है, जो कि पित्तरस जो होता है वो पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है और एक नली के माध्यम से ग्रहणी की दीवार में जुड़ जाता है। और पित्तरस का काम भी भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयवों में तोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद दोस्त पेंक्रियास ग्लैंड जस्ट पास में ही रहती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो अग्नाशयी ग्लैंड्स होती है वो भी अग्नाशय रस निकालती है, और एक अग्नाशयी वाहिनी के माध्यम से ग्रहणी की दीवार में वो नली आ जाती है, और वहाँ भी वो कई सारे हार्मोन्स जो होते हैं, अग्नाशयी जो रस होते हैं, वो आकर के भोजन के साथ मिलकर के उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। आप लोगों को मैं अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ तो भोजन का सबसे अधिक अगर पाचन की कभी क्वेश्चन आएगा, सबसे अधिक भोजन का पाचन
छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की लंबाई भी सबसे ज़्यादा होती है, 6.5 मीटर होती है। और उसके बाद में अगर बात की जाए बड़ी आंत की, तो जल का अवशोषण जरूर है कि बड़ी आंत में होता है, लेकिन बड़ी आंत की लंबाई कम होती है, लेकिन उसका नाम भले ही बड़ी आंत हो, लेकिन उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, लंबाई उसकी कम होती है, 1.5 मीटर के आसपास उसकी लंबाई होती है। तो फाइनली जैसे ही डाइजेशन जो होता है वो ग्रहणी अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन के माध्यम से होते हुए उसका जल का अवशोषण जो होता है फाइनली बड़ी आंत में हो जाता है। और बड़ी आंत में की चौड़ाई ज़्यादा होती है, उसकी लंबाई कम रहती है। उसमें भी असेंडिंग कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन और ये शीकम वगैरह उसमें पाई जाते हैं। तो जो ग्रहणी होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसके भी कई पार्ट्स होते हैं, इलियम है, जीजेनम है, ड्यूडेनम है। ये कई सारे अलग अलग भागों में विभाजित रहती है। साथ ही साथ जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में भी असेंडिंग कॉलन होता है, डिसेंडिंग कॉलन होता है, ट्रांसवर्स कॉलन होता है, सीकम पाया जाता है। और उसके बाद में अब जानते हैं कि फाइनली जो हमारे डाइजेशन का जो अंत होता है वो एनस तक हमारा अंत हो जाता है, जहाँ से हम अनडाइजेस्टेड फूड के हम बाहर एनस के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो ये सारी डिस्कस हमने की। और ये देखो, ये सब कुछ है, मैंने याद कुछ नहीं किया। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैंने याद कुछ नहीं किया। मैंने जस्ट बस इसको एक बार रीड किया और रीड करने के बाद मैंने बस उसको समझा। उसका जो डायग्राम है, उस डायग्राम को अपने थॉट्स के, अपने माइंड्स के अंदर उसको सेट किया। सेट करने के बाद जस्ट उसको बोल दिया। तो ये होती है साइंस। आप लोग कहोगे देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, जस्ट मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरा रूम है, मैं बैठा हूँ, लेकिन ये चीज़ इसलिए है क्योंकि ये हैबिट में है। अगर आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में तो इजीली आपको किसी बुक्स की आवश्यकता नहीं होगी, आप लेक्चर दे सकते हैं कितना भी अगर आपको देना हो। मैंने वैसे भी आपको बहुत जल्दी जल्दी बताया है, लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को लिख कर बताता तो 1 या 2 घंटे की भी ये क्लास हो सकती थी, लेकिन अभी ये क्लास पूरी नहीं हुई है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी कल हम और आगे डिस्कस करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप लोग जानते हैं पूरा बॉडी स्ट्रक्चर्स है, पूरी बॉडी के बोन्स के बारे में, मसल्स के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में और इसकी मसल्स के बारे में, काफ़ी सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। हमारे रेस्पिरेटर सिस्टम, रेस्पिरेशन जो सिस्टम होता है, एक्सक्रेशन जो सिस्टम होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही पार्ट होता है दोस्त। तो नेक्स्ट बार हाँ, एक चीज़ मैं आपसे कहना भूल गया था कि हमारी जो जिह्वा होती है ना, जिह्वा का कभी आपने अगर शक्कर ली होगी और जैसे आप शक्कर को टच करते हैं मुख से ऐसे करके, तो जस्ट आपको फील हो जाता है कि मीठी है। एक्चुअली शक्कर तो मीठी होती है, लेकिन जिह्वा के अग्रभाग को यदि आप किसी मीठी स्वीट चीज़ से आप टच करते हैं तो आपको मिठास लगती है। अर्थात जिह्वा के अग्रभाग से हम किसी भी मीठी चीज़ की पहचान कर सकते हैं। जस्ट इसके अपोजिट अगर आप बैकग्राउंड में जाओगे, बैक में जाओगे, तो उससे हम जैसे मान लो कभी मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन क्या है, जैसे हम गले में लेते हैं ना, उस टाइम पे एकदम ऐसा लगता है यार क्या ही ले लिया ये। तो वो जो होते हैं जिह्वा के लास्ट छोर पे हमेशा बिटर कड़वा होता है, कड़वे की स्वाद कलकैन पाई जाती हैं। और उसके बाद में जो साइड से जो होते हैं वो खट्टा, जैसे दही वगैरह खाते हैं तो जो साइड्स में जिह्वा की जो साइड होती है उसमें खट्टा चीज़ का हम अनुभव करते हैं, स्वाद करते हैं। और जस्ट एकदम लास्ट में कड़वे के थोड़े ऊपर कॉर्नर पे हम उसमें जैसे कोई नमकीन साल्टी टाइप का नमक वगैरह का हम उसका अनुभव करते हैं, फील करते हैं, क्योंकि टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, इनके माध्यम से हम ये स्वाद इंद्रियाँ होती हैं वो उसको टच में आकर के उसको हम फील करते हैं। तो बस यार मैं ये सारी चीज़ आपको बताना चाह रहा था। मेरा भी रिवीजन हो गया, आपका भी रिवीजन हो गया होगा। और अगर आपका नहीं भी हुआ हो, देखो बोर्ड पे तो न जाने कितनी सारी चीज़, लेकिन मैं क्या है कि एकदम बोल बोल करके आप लोगों को डायरेक्ट किसी चीज़ को बता करके एकदम रिलेट करके रटना नहीं है। नॉट रॉट लर्निंग तो बिल्कुल नहीं चाहिए, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग चाहिए, आपके माइंड मैपिंग लर्निंग चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग लर्निंग चाहिए, विचारों का तूफान आना चाहिए, न कि रॉट लर्निंग, बिकॉज रॉट लर्निंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट रोल प्ले इन आवर स्टडी। एंड तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि आप लोग कॉन्सेप्चुअल अगर लर्निंग करते हैं तो बेस्ट है। और मैं भी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कर रहा हूँ, कुछ मैंने याद किया नहीं, बस एक बार रिवीजन किया था, जस्ट आपके सामने वो चीज़ बोल दी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिएगा।
कुछ भी डाउट लगा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।